अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें और अपडेट्स आपको क्या दें, बस बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक मनाजिर देख के दिल यकीनन बड़ा अफसरदा हुआ है। और सच्ची बात तो ये कि मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसको बड़े लोगों ने हैरत अंगेज़ तौर पर हैरत अंगेज़ उसके कमेंट्स में बात कही। मैंने ये लिखा कि दिल चाहता है कभी कभी कि जंगल में निकल जाएं, जो यहाँ पर हम बेशर्मी देखते हैं, मुनाफिकत देखते हैं, जुल्म देखते हैं, बदतमीज़ी देखते हैं। तो मैंने जब ये कहा तो लोगों ने कहा कि आप और कौन से जंगल में जाना चाहती हैं, आप जंगल में ही तो मौजूद हैं। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को एक जंगल ही बना दिया गया है, यहाँ पर कोई अब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई रिवायात हैं, ना कोई सकाफत है, ना कोई माशरती अक़दार हैं। कोई चीज़ आपको यहाँ पे अब दिखाई नहीं देती। बस एक अंधी कोई पट्टी बंध गई है आंखों के ऊपर, जुल्म की, जबर की, गुरूर की, तकब्बुर की, नफ़रत की, अंधे इंतकाम की, और न जाने आप जो भी इसको नाम दे लें। और इसके साथ साथ बुज़दिली भी है, क्योंकि ये कोई खौफ भी है जो इनको ये जुल्म करने पर मजबूर करता है, और वो खौफ उस कैदी का ही है। तो खबरें तो वैसे बहुत ही इंटरनेशनल महाज से भी बड़ी अहम खबरें थी, लेकिन अपने ही घर के रोनों से हमें फुर्सत नहीं मिलती तो हम और क्या बात करें, वो वाली सूरत हाल हो गई है। तो इमरान खान साहब की बहनें आज पहुंची थी अडयाला जेल, क्योंकि मुलाकात का दिन था। कोई ये नहीं कि वो आके अदरवाइज शेड्यूल्ड मुलाकात के अलावा कोई आ गई थी। मंगल का दिन फैमिली की मुलाकातों का दिन हुआ करता है, और वो उसी हक के तहत जो उनको मिला हुआ है कानून के अंदर, जो जेल मैनुअल के तहत है, जो कोड के तहत है, वो वहाँ पर उनसे मिलने आती हैं। पिछली मंगल को भी किसी की मुलाकात नहीं कराई गई। 15 दिन हो गए हैं कि इमरान खान साहब को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा गया है। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। और यहाँ पर मैं मीडिया की मुनाफकत के ऊपर बात ना करूँ तो बिल्कुल ज़्यादती की बात है, क्योंकि ये वो मीडिया है जो बगैरती की इंतहा के ऊपर, इन दोनों मियाँ बीवी के आपसी रिलेशन के ऊपर तो लंबी लंबी ट्रांसमिशंस करता है, लेकिन उसको आज ये तकल्लुफ़ करने की ज़हमत नहीं थी कि वो बैठ के यहाँ पे ये भी कोई बात कर लेता कि आखिर क्यों इन मियाँ बीवी के जो इंसानी हुकूक हैं, जो कैदियों के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उसके तहत भी इनकी मुलाकातें आखिर क्यों रोकी गई हैं, क्यों उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर आप इतने जानिबदार हैं और अगर आप कहते हैं कि जी ये तो सब चूंकि कोर्ट का था मामला, तो डिस्कस हम करते थे, अच्छा भाई, तो फिर ये कोर्ट का मामला नहीं है क्या? कोर्ट में ये केस नहीं है कि जी इमरान खान साहब की मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? तो इस पे आपने रिपोर्ट नहीं करना कि क्यों उनकी बहनों की मुलाकातें रोकी हुई हैं, क्यों रियासत जो है वो गुंडागर्दी और बदमाशी पर उतरी हुई है? ये किस किस्म की आपकी ताकत का, एक अजीब किस्म का बदमस्त हाथी की तरह नशे में जो कोई अपनी ताकत के होता है, उस तरह का कानून है कि भाई नहीं मिलने देना तो भाई नहीं मिलने देना। मतलब है कि इस मुल्क को आपने रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। शर्म आती है हमें ये सोचते हुए कि हम किस जंगल के माशरे में रह रहे हैं, बल्कि जंगल भी बेहतर होते हैं, कम से कम जंगल में कोई कुछ तो कानून होते होंगे। यहाँ तो वो भी हमें देखने को नहीं मिलते। एक तो बहनें आई हैं, उनसे मुलाकात नहीं करने दी आपने, हालांकि मुलाकात के दिन वो पहुंची हैं, और फिर उसके बाद उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि वाकई ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। तो बहनें आती हैं, उनको वहाँ पे दूर नाके पे रोक लिया जाता है, वो वहीं रुक जाती हैं, वो कोई उसके ऊपर वो नहीं करती कि ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, वो बैठ जाती हैं, वो इंतज़ार करती हैं। वक्त ख़त्म हो जाता है मुलाकात का और उनको जाने के लिए कह दिया जाता है। वो जाने से इनकार करती हैं, क्योंकि ये उनका हक है कि उनके भाई से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि पिछले 15 दिन से उन्होंने अपने भाई को नहीं देखा। उन्हें नहीं पता कि इमरान खान अंदर किस हाल में है, कैसी उसकी तबीयत है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, और उसकी क्या इस वक्त पैगाम है, वो क्या चाह रहा है, किसी बंदा बशर को उसने देखा भी है या नहीं देखा। तो कहने का मकसद ये है कि वो धरना देती हैं और पुरअमन धरना दे के वो बैठ जाती हैं, और पिछली दफ़ा भी बैठी थी और हर दफ़ा वो ऐसे ही करती हैं। तो अलीमा खान साहिबा बताती हैं कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने यही किया कि कुछ कारकुनों को पकड़ लेते हैं, कैदी वैन में डाल देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि अगर आप यहाँ से उठ के नहीं गई तो हम इनको मुकदमात में गिरफ्तार कर लेंगे, इनके ऊपर पर्चे डाल देंगे, तो अगर आप लोग यहाँ से उठ के चले जाएं, जगह खाली कर दें, तो फिर हम जो है इनको जाने देंगे। तो वो बेचारियाँ फिर जो ज़ाहिर है कारकुनों का भी देखती हैं कि पहले ही बेचारे कितनी कितनी दफ़ा जेलें भुगत चुके हैं, तो वो फिर कहती हैं अच्छा हम चले जाते हैं। लेकिन अब जब हद हो गई कि बिल्कुल 10 मिनट की भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो फिर वो आज बैठी रहीं। उन्होंने कहा कि आज हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और हम देर तक बैठेंगे, लेकिन हम इमरान खान से मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे।
जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने धरना 3-4 घंटे दिया रखा, बीच में उन्हें 1-2 दफ़ा कोशिश की उठाने की, लेकिन वो नहीं उठी। तो उसके बाद वहाँ पर पानी फेंक दिया गया, जिस रोड पे वो बैठी हुई थी वहाँ पे पानी फेंक दिया गया। उससे इनके कपड़े भी भीग गए, बेचारियों ने चप्पलें भी खुली पहनी हुई थी, और बाकी जो इनके साथ कारकुन थे बैठे हुए वो भी इसी तरह खुले मैदान में सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं पे ये एमएनए शाहिद खटक साहब मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे, मीना खान आफरीदी मौजूद थे, 2-3 और मेंबर असेंबली हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो लोग मौजूद थे। बीच में और भी दिन के वक्त तो काफ़ी लोग आए हुए थे, सलमान अकरम राजा साहब भी आए थे, और भी मेंबरान असेंबली के आए हुए थे, और उस तरफ से कारकुनों की भी तादाद मौजूद थी। लेकिन शाम पड़ते ही आहिस्ता आहिस्ता ये लोग वापस चले गए, और आखिर में सिर्फ ये चंद लोग मौजूद थे जो यानी पीटीआई के मेंबर्स में से, और कारकुन बहरहाल कुछ मौजूद थे मज़ीद। तो इस तरह से ये धरना जारी था, और इन्होंने जनाब वहाँ पे पानी फेंक दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ठीक ठाक सर्दी जो है वहाँ पे शुरू हो चुकी है, और खुली यानी आसमान के नीचे वो लोग बैठी हुई हैं, और वो अच्छे घराने की इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं, जो कोई वहाँ पर गुलगपाड़ा करने नहीं आई, कोई वहाँ पर रियासत की रिट को चैलेंज करने नहीं आई, कोई वहाँ पर किसी तरह की भी कोई ताकत का इस्तेमाल करने नहीं आई, कोई इंतशार फैलाने नहीं आई। वो निहत्ती ख़वातीन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई से 10 मिनट की मुलाकात करने के लिए आई। लेकिन ये 10 मिनट की मुलाकात जो उनका एक जायज़ और एक बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा और हक भी है, वो उनको नहीं करने दी गई, और उनको ठंडे पानी के साथ भिगो दिया गया वहाँ पे कि जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं। फिर लाइट्स ऑफ कर दी गई, फिर बीच में कुछ गिरफ्तार कर लिए कारकुन, फिर रोक दिए, बस ये सारा कुछ चलता रहा। वो बैठे रहे करते करते रात के 12 बज गए, और उस दौरान फिर इन्होंने ज़बरदस्ती इनको लाइटें ऑफ़ करके ऑपरेशन करके यहाँ से ख़ाली करने की कोशिश की जगह, और फिर इन्होंने इस धक्कम पेल में नौरीन ख़ान न्याजी साहिबा जो हैं उनको कहीं खींचा है, घसीटा है, और उस चक्कर में वो बेचारी की कोई हाथ पे सुना है चोट वोट भी आई है, और काफ़ी वो एकदम घबरा गई, मासूम सी वो पहले मुझे लगती हैं बहुत, और वो घबरा गई एकदम कि ये क्या उनके साथ हुआ है, उनकी काफ़ी तबीयत बिगड़ गई। और फिर वहाँ पर जो ज़ाहिर है ख़वातीन मौजूद थीं, उन्होंने बहुत फिर इसके ऊपर इजहार भी किया गुस्से का कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से अब आप लोग इज़्ज़तदार ख़वातीन को रुसवा करेंगे कि उनको सड़कों पे घसीटेंगे। और ये सारा कुछ करके, और उसके बाद फिर आखिरी इत्तला तक उन तमाम लोगों को वहाँ से उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, कारकुनों को भी कैदी वैन में डाल दिया, और जो कारकुन डाले हैं वो मर्द और ख़वातीन एक ही कैदी वैन में सारों को डाल के और ले गए। और इसी तरह सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। शाहिद खटक साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनकी भी गिरफ़्तारी की इत्तलात हैं। मुमकिन है कि इनको आगे जाके सबको छोड़ दिया जाए, किसी और मकाम पर जाकर उतार दिया जाए वैन से, और मुमकिन है कि कुछ कारकुनों वगैरह को गिरफ़्तार रखा जाए, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल इन्होंने ये जगह क्लियर करवाई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मेंटालिटी को आप क्या कहें। मैं तो हैरान होती हूँ कि इमरान खान के दौर में सिर्फ 1-1, 2-2 मुकदमे में कोई गिरफ्तार था तो ये लोग गला फाड़ते थे मीडिया वाले, और कहते थे फस्तायत का दौर आ गया, फस्तायत का दौर आ गया, घसीट घसीट के, और करोड़ करोड़ के जुमले इनके मुंह से निकलते थे तब। और आज इनको कोई फस्तायत नज़र नहीं आ रही। मैं कहती हूँ एक दफ़ा मरियम नवाज़ साहिबा अगर जेल के दरवाजे से ये नवाज शरीफ को मिले बगैर गई हुई होती ना, तो इन्होंने मातम करना था बैठ के, मीडिया की ख़वातीन ने भी और मर्द हजरात ने भी, ये जो लंडे के जाली लिबरल्स हैं इन सब ने, इन्होंने बैठ के बाल नोचने थे अपने कि हाय 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 इतना इंसानी हकूक़ की पता नहीं क्या धज्जियाँ उड़ गई, इमरान खान तो है ही फस्तायत का कोई शाहकार है, और ये है और वो है, इस तरह की इन्होंने बातें करनी थी। और ये जो आपकी ख़वातीन की हकूक़ की तंजीमें हैं और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, इन्होंने अपने बाल नोच रहे होना था सड़कों के ऊपर। सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर बंद हुई थी और ये लोग पटिशनें लेके चले गए थे हाई कोर्टों में कि जनाब उसकी तकरीर क्यों बंद हो गई है। और यहाँ इमरान खान की तकरीर तो छोड़िए, आप तस्वीर तो छोड़िए, नाम तो छोड़िए, मुलाकात बंद हुई है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये अपने प्रोग्रामों में एक क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं उठा सकते कि आखिर उनकी बहनों की मुलाकात क्यों बंद है, किस कानून के तहत बंद है। ये बेशर्मी है आपके मीडिया की। और फिर जब इनके ऊपर कोई गुस्सा करता है या कोई इनसे पूछता है तो फिर ये इनके आप रोने सुना करें कि हरासमेंट हो गई, हमारे साथ बदतमीज़ी हो गई, ये क्या नस्ल परवान चढ़ा दी, ये यूं हो गया, ये वो हो गया। अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि जनाब हम क्या कर रहे हैं। जब आपको इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ मिलती है तो गले फाड़ फाड़ के आप लोग ट्रांसमिशंस करते हैं,
اور جب ان کے حق میں کوئی آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو تب آپ کے منہ کو تالے لگ جاتے ہیں۔ میں آج انصار عباسی صاحب کا ایک کلپ پرانا دیکھ رہی تھی، اتفاق سے میرے سامنے آ گیا۔ یہ اس وقت کے دور کا کلپ تھا جب حامد میر صاحب کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا اور گولی لگی تھی انہیں کراچی میں، یاد ہوگا آپ کو، کافی پرانی بات ہے یہ۔ اور اس وقت حامد میر صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو اس وقت کے DGI ہیں ظہیر الاسلام صاحب، یہ انہوں نے کروایا ان کے خلاف۔ اچھا، اس کے بعد ممکن ہے ان کا الزام درست ہو، ممکن ہے نہ ہو، بہرحال ان کا یہ الزام تھا، ان کا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا، جیو نے پوری کیمپین چلائی اور لائیو ٹی وی کے اوپر آپ کے DGI کا نام لے کر باقاعدہ کیمپین چلائی کہ جناب وہ اس میں ملوث ہیں۔ اور اس کے بعد انصار عباسی صاحب کیپٹل ٹاک اس وقت شاید سلیم صافی صاحب کر رہے تھے، ان کے شو میں بیٹھے فرما رہے تھے کہ جناب چونکہ ادارے کے سربراہ کے اوپر یہ ایک الزام لگ گیا ہے تو تنقید جو ہے وہ سارے ادارے کے اوپر ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، جب تک کہ اس کی تحقیقات میں وہ کلیئر نہ ہو جائیں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ لائیو ہوا وہاں پہ آپ کے جیو ٹی وی کے اوپر، پوری کیمپین چلائی گئی، ٹھیک۔ اور آج وہی انصار عباسی صاحب PTI کے آفیشیل جب پلیٹ فارم سے ایک ٹویٹ انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا انصار عباسی صاحب نے، تو اس کے اوپر انہیں کہا کہ انصار عباسی صاحب آپ یہ جو مقدمات جعلی ہوتے ہیں یا جو الیکشن چوری ہوا اس کے اوپر نہیں آپ بولے۔ تو آگے سے جناب یہ فرماتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ جناب انہوں نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ آپ پاک فوج کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کہتے کہ جو ان چیزوں میں یہ لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر آپ بات نہیں کرتے۔ تو انصار عباسی صاحب نے لیکچرز کی ایک پوری سیریز جاری کر دی PTI آفیشل کو کوٹ کر کر کے کہ آپ اپنا نفرت اور بغض کم کریں فوج کے خلاف، آج یہ ہیں آپ وہ ہیں، اور ان کو پورا حب الوطنی کا درس دے رہے تھے۔ تو انصار عباسی صاحب کی حب الوطنی اس وقت کدھر تھی جب آپ جیو کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ مشورے دے رہے تھے کہ آپ مستعفی ہو جائیں جب تک کہ آپ کے اوپر الزامات ہیں۔ جب عمران خان سابق وزیر اعظم کچھ فوجی افسران کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میرے اوپر حملے میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں تو کوئی یقین نہیں کرتا، سب کہتے ہیں جی یہ انہوں نے آرمی کے افسران کے اوپر الزامات لگائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن حامد میر اگر الزام لگائے اور پورا جیو ان کی بات پہ منوان یقین بھی کر لے، میں حامد میر صاحب کے بالکل خلاف نہیں ہوں، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جھوٹے الزام لگائے، میں صرف آپ کے سامنے ایک تضاد بیانیہ دکھا رہی ہوں۔ تو کیا پھر اس وقت جیو کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی محب وطن چینل نہیں تھا، اور انصار عباسی صاحب بھی اس وقت محب وطن نہیں تھے کیونکہ وہ فوج پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے تھے بیٹھ کے اور انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہہ رہے تھے؟ تو یہ آپ جب دوغلا پن کرتے ہیں، جب آپ منافقت کرتے ہیں، تو پھر اس بات کے اوپر جو ہے وہ لوگ آپ کے اوپر غصہ کرتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر اس لیے آپ کے اوپر محبتوں کے پھول نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ منافقت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کو آپ نے اس طرح نشانہ بنایا ہوا ہے، اور پارٹی کو تو بنایا، اس کے لیڈر کو تو بنایا، اس کی بہنوں کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کی بہنوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی تنظیم بولتی نظر نہیں آئے گی کہ خواتین کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ہمارنگ بلوچ آتی ہے، آپ اس کے دھرنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو تنظیم بولتی نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ تو یہ جو سارے دانشور ہیں نا لڑنے کے، اور یہ جو جعلی لبرلز ہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف مفادات کی جنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ لوگ صرف آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی، ملاقات تو عمران خان صاحب کی نہیں ہوئی اور نہ جانے اب کتنے دن مزید نہیں ہوگی، لیکن اس سارے معاملے کے اوپر ظاہر ہے جب یہ رات گئے واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد PTI کی طرف سے بھی اس کے اوپر ریاکشن آنا شروع ہوا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا کہ پنجاب پولیس کے گنڈوں کی عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہ سب بزدلی اور بغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آج ایک صوبائی وزیر مینا خان پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔ قومی اسمبلی کے رکن شاہد خٹک اور باقی صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ ملک میں جمہوریت اور آئین و قانون کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے، پھر نہ کوئی عورت کارڈ کام آئے گا، نہ جمہوری اقدار اور نہ ہی اخلاقیات۔ اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا اور حالات کو زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ تو یہ انہوں نے آج ایک اندیا دے دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جمعے کے روز احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جی آئینی ترامیم کے خلاف جو ہے احتجاج کریں گے،
वकला ने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी तरफ से भी जुमेरात को अदालतों का बॉयकॉट करने का इंदिया दिया गया है कि ज़रूरी केसेस की समाअत के बाद वकला रैली निकाला करेंगे और बॉयकॉट किया करेंगे। आपको याद होगा जो 2007 की भी वकला तहरीक थी, उस वक्त भी जुमेरात के दिन बॉयकॉट किया जाता था और रैलीज निकाली जाती थी। आज हामिद खान साहब और दीगर वकला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके ऊपर उन्होंने ये ऐलान किया कि ये तहरीक उसी तर्ज पर हम चलाएंगे और उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जुमेरात का बॉयकॉट है ये किया जाएगा, ये भी सोचा जाएगा आगे चल के कि क्या जो ये आईनी अदालत बनाई गई है इसमें भी वकला ने पेश होना है या नहीं, और इसके लिए एक मुतफ़िका लाहेअमल बनाया जाएगा। ज़ाहिर है अगर या तो फिर कोई भी ना पेश हो तो वो एक अलग सूरत हाल होती है, लेकिन अगर चंद लोग पेश हो जाएं, चंद लोग ना पेश हों, तो फिर ऐसी सूरत में उसका फ़ायदा भी नहीं रहता और जो साइलीन हैं वही सिर्फ मुतासर होते हैं। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि ये इस हद तक जाते हैं नहीं, लेकिन कम अज़ कम कुछ इन्होंने इसके ऊपर हलचल जो है वो की है। इसके अलावा जो अहम ख़बर है वो ये कि जो मैं अभी बात भी कर रही थी कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब के ऊपर जो वाक़या पेश आया, उस शख्स को फ़ौरन ट्रेस भी कर लिया गया और शाहिद भट्टी उनका नाम है, कनाडा के ये शहरी हैं, यानी कनाडा में मुकीम है, गुजरांवाला से यहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। और ये शाहिद भट्टी साहब ने जो है अपनी एक वीडियो भी जारी की है और उन्होंने सारा बताया कि जी क्या वाक़या पेश आया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ शाहज़ेब खानज़ादा से ये सवाल करना चाहता था कि किस चीज़ ने उसे मजबूर किया कि वो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो करे, तो इस वजह से ये सब हुआ। ना मैंने उनकी बेगम को कुछ कहा और ना मेरा मकसद जो था उन्हें कोई हरासा करना था। ये उनकी अपनी एक वज़ाती वीडियो है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो उनकी वीडियो बन गई है समझ में ये बात आ रही है कि जो उनकी वाइफ साथ थी शाहज़ेब खानज़ादा की, उन्होंने इनकी कोई वीडियो या पिक्चर ले ली और उससे फिर ट्रेस हो गया कि ये बंदा कौन है, और फिर उन्होंने ख़ुद भी अपनी वीडियो बयान बना के वज़ाती बयान जारी कर दिया। अता तारड़ साहब भी फरमा रहे थे आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में कि जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं और मैं इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर मैं वही बात करूँगी कि जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ होता है, अच्छी बात है जी, आपने बड़ी जल्दी कार्रवाई कर ली, गुड, लेकिन अरशद शरीफ 3 साल के बाद भी क्यों आज तक उसके ख़िलाफ़, उसके कातिलों के ख़िलाफ़ कोई जो है आपने कदम नहीं उठाया, ये बता दीजिए। इनको तो 3 दिन में आप इंसाफ दिलाने चल पड़े हैं, जिन्होंने सिर्फ एक सवाल किया था, तो जिसका कत्ल हो गया वो 3 साल से अभी तक इंसाफ का मुंतज़र है, उसका तो एक केस तक नहीं लग रहा है अदालत में। उसके लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है, ज़रा ये भी फरमा दीजिए। तो ये है वो दोगलापन जिसके ऊपर हम लोग फिर बात करते हैं। फिर हम लोग ये कहते हैं कि असल में मकसद जो है वो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मकसद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। और जो सहाफ़ी आपको लगता है कि आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है या कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बनता है, तो उसके साथ आप लोग ठीक रहते हैं और उसके साथ आप लोगों को दुख भी उसका महसूस होता है, उसकी तकलीफ़ भी महसूस होती है। और जो सहाफ़ी आपका असल जो है वो आपका दिखाता है और आपको बेनकाब करता है, उस सहाफ़ी को आप सहाफ़ी नहीं मानते और उसके लिए आप कहते हैं कि जी उसके ख़िलाफ़ तो जितनी मर्ज़ी कार्रवाई भी की जाए वो भी जस्टिफाइड है। ये है इस वक्त आपके मुल्क की स्टेट ऑफ अफेयर्स। आखिरी खबर शामिल करती हूँ, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अमेरिका के दौरे पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी यहाँ मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में उन्होंने एक तो $100 अरब की सरमायाकारी का वादा किया है और हमें तो खाली बस उन्होंने खजूरों और आबे ज़मज़म पे ही टरखाया है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो अहम बात है वो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से है। जब ट्रंप्स ने कहा उनसे कि जनाब आप लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो तस्लीम कर सकते हैं या उसके आप उसके हामी हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर 2 रियासती हल निकलता है और फ़लस्तीन एक अलहदा रियासत बनती है तो फिर हमें अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि वो ये इंदिया दे रहे हैं कि आगे चल के सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले फ़लस्तीन की रियासत बने। तो कम से कम इतना उन्होंने इस पे बात की है, लेकिन जो बाकी मुतालबात हैं उसके हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है कि उन मुतालबात के ऊपर क्या बात है। क्योंकि अब जो ट्रंप का अमन मुआहिदा था उसमें आपको याद होगा जो अमन फ़ोर्स की बात की गई थी कि इंटरनेशनल अमन फ़ोर्स बुलाई जाएगी, तो उसमें उसके हक़ में एक करारदाद जो थी वो आज लाई गई। उस करारदाद में चाइना और रूस ने ख़िलाफ़ उसके यानी वोट दिया, उसकी हिमायत नहीं की, जबकि बाकी दीगर कई ममालिक में कोई 8-10 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इसकी हिमायत की। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि हमास की जानिब से इस जो ट्रंप का पीस प्लान था, इस प्लान को मुस्तरद किया गया है, उसकी ये वाली शिक को मुस्तरद किया गया है कि कोई भी इंटरनेशनल फ़ोर्स जो है वो हमें कबूल नहीं है।
اور ایسے میں اگر پاکستان اس انٹرنیشنل فورس کا حامی ہے اور اگر ایسی کوئی فورس وہاں بھیجی جاتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا کانسیکوینسز ہو کے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی حکومت پاکستان دینے میں ناکام ہے۔ آج میں اعزاز چودھری صاحب کو سن رہی تھی جو کہ ایک سینئر سفارتکار ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے کہ امن فورس وہاں پہ جائے اور اگر حماس اس کے لیے راضی نہ ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ حماس جو ہے وہ اس امن فورس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرے، تو پھر وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی؟ کیا وہ امن فورس اس حماس کے خلاف کارروائی کر رہی ہوگی؟ کیا وہ اسرائیل کا دفاع کر رہی ہوگی اور حماس کو ڈی ویپنائز کر رہی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ امن فورس تو تب بھی اگر کوئی سوچے کہ جی وہاں پہ اسٹیبلائزیشن کے لیے جا رہی ہے تو تب تو اس کا فائدہ ہو کہ اگر حماس بھی اس کو قبول کر رہی ہے، فلسطینی ریاست اس کو قبول کر رہی ہے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کر رہے تو کیا وہ پھر ان کے خلاف برسر پیکار ہوں گے؟ تو ایسے میں جو امن فورس کے دستے ہیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ وہ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کس کی طرف سے لڑے ہوں گے؟ یہ وہ اہم سوال ہیں بنیادی جن کے جواب آنا ضروری ہیں، لیکن ان کے جواب ابھی تک سامنے نہیں آ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔